एक ऐसी ही स्कीम मैंने भी ले रखी है गाइज। मैंने काफ़ी साल पहले ये ले ली थी। आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि 2% का आपको सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल मिलता रहता है जितने भी अमाउंट पे आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है। क्योंकि यही दो टैक्सेस जो हैं वो आपको इनसे हो रही इनकम पे देने पड़ते हैं। जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो ना तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। 10% ले, 20% ले या 30% ले, जिसकी वजह से आपका जो नेट रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हो, अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है। इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है। इसके अलावा स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं, गोल्ड, एफडी और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज में भी हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट हो। तो इन सभी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स को जब आप सेल करेंगे तो उस पर कैसे आप कम से कम टैक्स पे करेंगे, कैसे आप उस पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं, यही इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने बताया इन सभी एसेट क्लासेस पर आप कैसे सेलिंग के टाइम पे कैसे जो इनकम आपको जनरेट होती है उसके ऊपर टैक्स बचा सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं एफडी के ऊपर। तो गाइज आपको बता दूं, जब आप अगर एफडी करते हैं, वैसे एफडी का इंटरेस्ट काफी कम बनता है, आपको वैसे आइडियल केस में करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो एफडी के ऊपर आपकी जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। चाहे आप 2 लाख रुपए की इनकम हो रही है, चाहे आपको 20,000 रुपए की इनकम हो रही है, चाहे कितनी भी इनकम आपको हो रही है, लेकिन एफडी के ऊपर जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। इनफैक्ट जो बैंक है आपको जब इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो वो टीडीएस काटने के बाद ही ट्रांसफर करता है। अब इसमें एक चीज हो सकता है लोग सोच रहे हों कि नहीं, कुछ एफडीज होती हैं जहां पर हमें लॉक इन पीरियड मिलता है 5 साल का और उनमें हम टैक्स बचा सकते हैं। तो गाइज देखिए मैं उसको समझाता हूं। उसमें आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें प्रीमियम भरते हैं, यानी कि जब एफडी में पैसा डालते हैं, उस टाइम पे जो पैसा आपने डाला है, यानी कि जो प्रीमियम पे किया है एफडी का, उसके ऊपर आप सेक्शन 80C में क्लेम ले सकते हैं। उसके ऊपर आप टैक्स में बचत कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर साल की। लेकिन जब आप उस एफडी को ब्रेक करते हैं, सेल करते हैं, तो जब आपको फाइनली उससे इनकम होती है तो उस टाइम पे आपको उस पूरे पैसे पर टैक्स देना पड़ता है। और ये जो टैक्स होता है ये आपकी स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्लैब में टैक्स जो है वो पे कर रहे हो। तो एफडीज में इंटरेस्ट बचाने का आपको कोई तरीका नहीं है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंसेस की। तो देखिए गाइज, हेल्थ इंश्योरेंस की पहले बात कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपको जो भी इनकम होती है, यानी कि मान लीजिए आपको खुदा ना खास्ता कोई आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है और उस टाइम पे आपको क्लेम लेना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लेती है सरकार, यानी कि वो टैक्स फ्री होता है। जो भी क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन बात आ जाती है यहां पर इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, इंश्योरेंस के केस में अभी एक नया सर्कुलर भी आया है गवर्नमेंट का, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, अगर आपने कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो टर्म इंश्योरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ उसका क्लेम जो है वो डेथ के केस में ही मिलता है आपके नॉमिनी को। उस टाइम पे वो जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आपकी डेथ के केस में आपके नॉमिनी को जो भी क्लेम मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने कोई इंश्योरेंस ऐसा ले रखा है जिसमें मनी बैक है, यानी कि बीच बीच में आपको पैसा मिलेगा, या आपने कोई ऐसा इंश्योरेंस ले रखा है जिसमें आपको मैच्योरिटी के बाद पैसा भी मिलेगा, एक ऐसी ही स्कीम मैंने भी ले रखी है गाइस। मैंने काफी साल पहले ये ले ली थी गलती से और अभी मैं इसको छुटकारा नहीं पा रहा हूं इससे, तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसी स्कीम मैंने भी ले रखी है। तो उसके ऊपर मेरे को करीब 25 साल बाद वो मेरी जो इंश्योरेंस है वो मैच्योर होगी और उस टाइम जो भी मैच्योरिटी पे मुझे जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये टैक्स कितना होगा ये डिपेंड करता है कि मेरे प्रीमियम्स कितने हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। तो गाइज मान लेते हैं आपने यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सर्कुलर उसके फैक्ट के बेसिस पर ही बात करते हैं। तो 2012 में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था, बजट में ही उन्होंने अनाउंस किया था कि 1 अप्रैल 2012 के बाद में जो भी पॉलिसीज इश्यू होंगी उनका जो प्रीमियम आप एनुअली पे कर रहे हो वो प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड के 10% अमाउंट से ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली समझिए। आप मान लेते हैं आपका जो सम एश्योर्ड है वो 13 लाख रुपए का है। अब अगर आपका एनुअल प्रीमियम 1,30,000 जो कि 13 लाख का 10% है, तो इससे ज्यादा अगर आप 1 साल में प्रीमियम पे कर रहे हो तो उस केस में आपको जो भी रिटर्न बनेगा, मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपका जो सम एश्योर्ड है वो 13 लाख है और आप 1,30,000 से कम कोई भी अमाउंट एनुअली प्रीमियम में पे कर रहे हैं, यानी कि सम एश्योर्ड के 10% से कम एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस केस में आपको मैच्योरिटी पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। इसके अलावा जब भी आप प्रीमियम्स की पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस के लिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए,
तो उनके ऊपर सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने इसी बजट में 2023 के जो बजट में एक अनाउंसमेंट करी है कि अगर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम किसी एक साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में जो भी आप उस इंश्योरेंस से इनकम करेंगे, मैच्योरिटी पे, पार्शियल विड्रॉल पे या किसी भी केस में, आपको उस इंश्योरेंस से जो भी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स पे करना है आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो ये जो 2012 में सर्कुलर आया था जिसमें 10% वाला नियम था, इसको एबोलिश करके अब नया गवर्नमेंट ने सर्कुलर लागू कर दिया है, जहां पर अगर आप किसी साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा इंश्योरेंस पे करते हैं किसी एक स्कीम में, तो उस स्कीम से आपको जो भी इनकम होगी मैच्योरिटी पे या पार्शियल विड्रॉल पे, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हो गई इंश्योरेंस की बात। अब गाइज हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गाइज देखिए, गोल्ड में आपको लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। गोल्ड अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं तो 3 साल बाद जो है आपका उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि 20% की रेट से होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप यहां पर बचा सकते हैं। गोल्ड पर टैक्स कैसे बचाना है? गोल्ड पर टैक्स बचाने के लिए आपको गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में ही करनी है, जैसा कि मैंने खुद ने भी कर रखा है। मैंने खुद ने भी करीब 4 तोला सोना ले रखा है, जो मैंने करीब 2 साल पहले लिया था, और मैंने जो रेट से लिया था 48,000 रुपए के आसपास लिया था, और अभी काफी अच्छा रिटर्न भी मुझे उस पर मिल रहा है। तो एसजीबी से आप खरीदिए। एसजीबी में आपको एक फायदा ये भी होता है कि 2% का आपको सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल मिलता रहता है, जितने भी अमाउंट पे आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है। इसके अलावा आपको एप्रिसिएशन तो मिलता ही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो वो आइडियल कंडीशन है, आइडियल फॉर्म है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इनफैक्ट जब आप इसको विड्रॉ करेंगे, जब आपको इनकम होगी इससे, उस टाइम भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो गोल्ड पे अगर टैक्स बचाना है तो एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसीज पे 30% का टैक्स लगता है, चाहे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप सेलिंग कर रहे हैं अपने क्रिप्टोज की, या इनफैक्ट अगर आप उन क्रिप्टोज की स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो, जैसे कि कई कंट्रीज में क्रिप्टोज के बदले आपको कई सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो मान लीजिए आप कोई बिटकॉइन पे करके कोई बर्गर ले रहे हैं या कोई दूसरी चीज कुछ भी खरीद रहे हैं XYZ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस टाइम पे स्पेंडिंग पे भी आपको जो है वो 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप आपके क्रिप्टो एसेट्स को, यानी कि बिटकॉइन या इथीरियम वगैरह जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा के अमाउंट में एक बार में सेल करते हैं तो उस पर 1% का TDS भी गवर्नमेंट लेती है। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी का फंडा। अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर स्टॉक्स के साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड का जो टैक्स रेट है वो थोड़ी अलग होती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम LTCG और यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स STCG के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही 2 टैक्सेस जो हैं वो आपको इनसे हो रही इनकम पे देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो ड्यूरेशन है STCG से LTCG में जाने की, वो 1 साल की है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टॉक्स को या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं तो STCG लगेगा, और 1 साल से ज्यादा की ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं तो LTCG लगेगा। अब इसकी जो रेट्स हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए, STCG जो है वो 15% की रेट से अप्लाई होता है। इसके अलावा STCG जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम स्लैब कितनी है, लेकिन इनकम स्लैब के हिसाब से जो STCG है वो तब लगता है जब आपने उस स्टॉक को खरीदते टाइम STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया है। एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपने स्टॉक्स को या इक्विटी म्यूचुअल फंड को खरीदते टाइम STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया है तो उस टाइम पे जो भी आपको सेलिंग के टाइम पे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपको आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। लेकिन जनरली ये केस नहीं होता है। ये जो केस होगा अनलिस्टेड शेयर्स के केस में होगा, क्योंकि जब भी हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, चाहे किसी भी डीमैट अकाउंट में आप खरीदे, तो वहां पर STT जो है वो हम पे करते हैं। इनफैक्ट जब म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो भी जब स्टॉक्स को खरीदता है तो वो भी STT पे करता है। इसलिए ये फिक्स्ड रहेगा 15% की रेट से। तो यानी कि 1 साल से कम होल्ड करने पर 15% STCG और 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर आपको यहां पर जो है वो फायदा हो जाता है। 1 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जो कि 10% की रेट से है। तो अगर आप कम टैक्स पे करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कोशिश कीजिए कि 1 साल से ज्यादा आप होल्ड कर पाएं स्टॉक्स को और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। तो गाइस, डेट म्यूचुअल फंड्स का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, गोल्ड की तरह से माना गया है। यहां पर आपको 3 साल का टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा अगर आप LTCG पे करना चाहते हैं।
यानी कि 3 साल से कम के ड्यूरेशन में STCG ही लगेगा और वो लगेगा 20% की रेट से। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको LTCG पे करना है, तो 3 साल आप उसे होल्ड करिए, तभी आपका टैक्स उस पर बचेगा। अब बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स की। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में क्या होता है कि जो आपका LTCG और STCG का ड्यूरेशन जो है STCG से LTCG में जाने का वो 2 साल का माना गया है। यानी कि अगर आप किसी अनलिस्टेड शेयर में 2 साल से कम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो उस केस में आपके ऊपर जो है STCG अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और ये लगेगा आपकी स्लैब के हिसाब से, क्योंकि यहां पर जब आप अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदते हैं तो आप STTT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते, तो आपकी स्लैब के हिसाब से लगेगा STCG। लेकिन अगर आप किसी अनलिस्टेड शेयर को 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उस केस में आपका जो टैक्स बनता है वो LTCG बनता है, जो कि 20% की रेट से रहता है। अब यहां पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप स्टॉक्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, तो 1 लाख रुपए तक के अमाउंट पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो अपनी स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आपका अमाउंट जो है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5-6 लाख रुपए तक का ही है, तो आई थिंक कि उस पर आपको साल का 1 लाख रुपए ही ब्याज बनेगा। तो आप उसे 1 लाख रुपए को सेल कर सकते हो और उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, और चाहो तो दोबारा उसे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपकी कंपाउंडिंग भी ब्रेक नहीं हो और आप वो टैक्स भी उसके ऊपर बचा पाएं। तो इस तरीके से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्सेस को काफी ज्यादा कम कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स का, जहां जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और गाइस एक चीज बताऊं, हमने अभी एक नया वेबसाइट स्टार्ट किया है डीमैट डाइव के नाम से, जहां पर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज आ रही हैं तो आप जाकर के इन वीडियोस में देखने में तो आपको 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन वहां जाकर के आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियोस के थ्रू हम देते हैं आपको, वो हम वहां पर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दूंगा, आप जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।